नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के बाद की क्या स्थितियां हैं, उनके क्या परिणाम हैं और कैसा कुछ ये जो जनादेश मिला है वो उसे किस रूप में लिया जा रहा है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं देश के जाने माने कानूनविद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के डीन रहे और देश की तमाम कानूनी समितियों के न केवल सदस्य बल्कि अध्यक्ष भी रहे, प्रोफेसर MP सिंह साहब। तो अब हम सीधे लिए चलते हैं डॉक्टर सिंह के पास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लगातार इस इलेक्शन को जो 77 दिन तक, करीब 6 हफ्ते तक चुनाव चला, उस पर काफ़ी कुछ हम लोगों ने चर्चा की, कई राउंड बातचीत की। आज जब चुनाव भी संपन्न हो गया है, परिणाम भी आ गया है, ऐसी स्थिति में आने वाला जो भविष्य है उसको किस तरह से देखते हैं? चतुर्वेदी जी, इस विमर्श के आयोजन के लिए आपका बहुत धन्यवाद और अपने दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हम लोग जब यंग एज में थे तो हमने इस शहर में कई कर्फ्यू की स्थिति को देखा जी। और जब ये घोषणा होती थी रेडियो पर या अखबारों में कि कर्फ्यू इतने बजे से इतने बजे तक ढील दी जा रही है, तो हम लोग घरों से इतनी प्रसन्नता से दौड़ते हुए सड़क पर और बाजार में जाते थे। मान लीजिए 2 घंटे के लिए कर्फ्यू खुला, 4 घंटे के लिए खुला। तो इस चुनाव के परिणाम आने के बाद जो स्थितियां बनी, उससे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग किसी कर्फ्यू के हटने के बाद खुले समाज में आ गए हैं। और इस विमर्श को आगे बढ़ाने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यह चुनाव किन परिस्थितियों में हुआ, क्योंकि जब तक उस परिप्रेक्ष्य पर आप नजर नहीं डालेंगे और केवल किसी पार्टी की जीत, किसी की हार इस संदर्भ में आप देखेंगे, तब इस चुनाव परिणामों के ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझा जा सकता। अब क्या परिस्थितियां थी? हमारे जो परमात्मा के भेजे हुए प्रधानमंत्री हैं या निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, अब तो इस्तीफा दे चुके हैं, केयरटेकर हैं, इन्होंने एक गणतंत्र और उसको चलाने वाले संवैधानिक प्रजातंत्र को लगभग विनष्ट कर दिया। इन्होंने संसदीय प्रणाली को कैसे चलाया, ये लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के स्पीकर जो उपराष्ट्रपति होता है, परम आदरणीय जगदीश धनखड़, और एक महान विश्व के पत्रकार हरिवंश जी, इन लोगों ने राज्यसभा को कैसे चलाया।
कैसे विरोध पक्ष के सदस्यों को बोलते समय माइक बंद कर दिया जाता था, कैसे दूसरे समुदाय के लोगों को गाली गलौज किया गया। अगर आप रमेश विधुरी और दानिश शरीफ प्रकरण को देखें, किस तरह से 146 संसद सदस्यों को सस्पेंड किया गया, स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटीज की भूमिका को कैसे समाप्त कर दिया गया। तो एक तो संसदीय व्यवस्था का इन्होंने बर्बाद कर दिया। दूसरी बात, किसी प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए खासतौर से हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के 3 साल के अथक प्रयासों के बाद जो संविधान बना और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसमें कुछ संस्थाओं का सृजन किया गया था और उन संस्थाओं की जिम्मेदारी ये थी कि वो संतुलन कायम रखे, चेक्स एंड बैलेंसेस जिसको कहते हैं। उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियरी, विभिन्न जांच की संस्थाएं, विजिलेंस की संस्थाएं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जांच की संस्थाएं जैसे ईडी, सीबीआई, या टैक्स की संस्था जैसे इनकम टैक्स, इसको या तो भय पैदा करके या दबाव बनाकर, या जैसे जुडिशियरी को दें तो रिटायरमेंट के बाद विभिन्न पदों की लालच देकर उसकी भूमिका और महत्व को बहुत छीन कर दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। जांच करने वाली संस्थाओं का इस्तेमाल इन्होंने लोगों को डरा धमका कर अपनी शरण में आ जाने के लिए, या विरोध पक्ष के नेताओं को जेल में डाल देने के लिए, या दल बदल करवाने के लिए, इसका रैम्पेंट माने भयानक इस्तेमाल इन्होंने किया। और यहां तक कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, केवल इसके नेताओं को ईडी से 55 घंटे जांच में नहीं परेशान किया गया बैठाकर, बल्कि चुनाव के दौरान उनके फंड्स को सीज कर दिया गया। अगर आप बिहार के चुनाव को देखिए उदाहरण के तौर पर, तो वहां 17 हेलीकॉप्टर भाजपा ने दिया था और 4 जहाज, और एक तेजस्वी के पास एक हेलीकॉप्टर था जिसको ट्रैक्टर का जगह जगह कैडेसिंग करता था। आर्थिक भ्रष्टाचार की इन्होंने सारी सीमाओं को लांघ दिया, जैसे पीएम केयर फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड, या अभी लेटेस्ट जिस तरह से मीडिया का इस्तेमाल करके इन्होंने पूंजीपतियों के शेयर में उछाल करवाया, एग्जिट पोल को दिखाकर। तो
और इन्होंने इस देश में एकदम खुल्लम खुल्ला क्रोनी कैपिटलिज्म का अर्थ होता है सत्ता द्वारा संपोषित पूंजीवाद। तो आप चतुर्वेदी जी ये समझिए कि यह चुनाव विरोधी पार्टियां और उनके नेता भय, फंड्स की कमी, सत्ता के आतंक, जांच संस्थाओं द्वारा किए गए अत्याचार, उनके बीच में कैसे लड़ रहे थे। और इस परिप्रेक्ष्य में विरोध पक्ष का 234 सीट पा जाना जिस तरह का वातावरण चुनाव के दौरान और उसके पहले पुतिन पैदा करता है या शी जिनपिंग पैदा करता है या नॉर्थ कोरिया का किम जोंग पैदा करता है, वैसी परिस्थिति में चुनाव की प्रक्रिया से बाहर आकर 272 का बेंचमार्क है बहुमत का और उसमें 234 सीट पा जाना और भाजपा को 240 पर लाके खड़ा कर देना और उसको अन्य नेताओं और दलों से भिक्षाटन की स्थिति में ला देना, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार, नीतीश कुमार हो। आपको मैं बता दूं कि 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी को मोस्ट हार्डेंड टेररिस्ट कहा, बहुत कठोर किस्म का उग्रवादी। ये उनके बयान हैं और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू के लिए जो कहा उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं 2014 में और 2018 में। उसी तरह से नीतीश कुमार के लिए मोदी जी ने उनके डीएनए तक पर पहुंच गए। डीएनए का अर्थ हम भोजपुरी में, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहुत गंदी गाली थी नीतीश कुमार की। ये दोनों नेता 4-5 बार पाला बदल चुके, लेकिन उनके पास भी गिड़गिड़ा कर तो इन परिस्थितियों में ये चुनाव हुआ। आप चुनावी गणित को देख ही रहे होंगे कि 240 इनके पास है, सब जोड़ जाड़ के 283 या कुछ इस तरह 292 तक पहुंच रहे हैं। 272 का आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए, तो उसमें आप 29 सीट इधर उधर से जुगाड़ करके, उसमें 16 नायडू की है, 12 नीतीश कुमार की है और एक छोट भैये को बुला रहे हैं। यहाँ तक कि जीतम राम मांझी तक का पैर पकड़ना पड़ रहा है, ये हालत हो गई। अब आपका प्रश्न बड़ा जायज है। इतने भय और संकट और गंभीर आर्थिक संकट से निकलते हुए जो इंडिया गठबंधन को 234 सीट मिली, इसका असर क्या होगा, इसके संकेत क्या है? और इन संकेतों को समझने के पहले
मैं आपको बता दूं इनके बारे में, एक हिंदुस्तान के बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं नीलांजन मुखोपाध्याय जी। उनकी एक किताब है मोदी एंड द टाइम्स, मोदी और उनका समय। उसमें उन्होंने इनके बचपन का उल्लेख किया। एक बार स्कूल में टीचर ने कहा कि तुम एक ड्रामा में हिस्सा ले, तो इन्होंने कहा कि हमको लीड रोल ही मिलना चाहिए। ये मोदी जी की कुछ मनोवैज्ञानिक स्थिति ऐसी है और इनके में आत्मश्लाघा ऐसी है कि इनके जो साइकोलॉजी है उसमें एडजस्टमेंट, किसी का आदर और सम्मान, किसी के साथ समझौता करते हुए जीवन में आगे बढ़ना। देखिए, कहीं इनके अंदर एक छोटा सा हिटलर छिपा है, प्रोटोटाइप जिसको अंग्रेजी में, उसका एक छोटा सा प्रारूप कहीं इनकी पर्सनालिटी में है। तो इसका परिणाम क्या होगा आने वाले दिनों में, ये एनडीए गठबंधन के साथियों के संग क्या व्यवहार करेंगे। एक चीज इनके बारे में प्रमाणित है कि जिसका इन्होंने साथ लिया उसको इन्होंने बर्बाद किया, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे अन्य कोई दल हो। इनका ये रिकॉर्ड रहा कि जिसका इन्होंने साथ लिया उसको ये निगल जाते हैं। अब आने वाले समय में चंद्रबाबू नायडू, और देखिए लेटेस्ट एग्जाम्पल बीजू पटनायक का, बीजू जनता दल का नवीन पटनायक का। पिछले 10 वर्षों में लोकसभा और राज्यसभा जितने विधेयक आए उसमें खुल्लम खुल्ला बीजू जनता दल ने मोदी का सपोर्ट किया। जितने भी गलत विधेयक आए, इवन किसान जो 3 काले कानून आए एग्रीकल्चर, उसमें भी सपोर्ट किया। और आज कैसी भद्दी बात और ये सब कर रहे हैं। ये व्यक्ति पाखंडी इतना है कि जब राम का मार्केट से ये यूज नहीं कर पाया, उनके बाजार ही का इस्तेमाल कर, और उड़ीसा में जीत गया, तो अब इसने अपने अभिनंदन में कहा कि जय जगन्नाथ। अब दूसरे भगवान को फंसाया। ये उसमें का व्यक्ति है। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिल रहे हैं या इसका असर हुआ है। पहला कि चुनाव के इन परिणामों ने नरेंद्र मोदी के अहंकार और घमंड को तोड़ दिया है। इसको एक अंग्रेजी में शब्द ह्यूब्रिस, उसको तोड़ दिया। और ये व्यक्ति इतना अहंकारी है कि इसी बनारस में एक महान अदाकारा है टीवी में, रूबिका लियाकत, उनके संग बजड़े पर इंटरव्यू दे रहा था। तो इसने कहा कि अपनी माँ की मौत के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं जीव या जैविक नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने एक मिशन के साथ पृथ्वी पर भेजा है। तो जो व्यक्ति अपने को परमात्मा समझता हो, और इसके चापलूस, चाहे वो चंपक राय हो, चंपत राय अयोध्या वाले, चाहे जो जेपी नड्डा हो, जो कहते हैं कि देवताओं के भी देव हैं ये, चंपत राय ने कहा कि ये विष्णु के अवतार हैं।
और इसने अपने को मान लिया कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूं या उनके द्वारा भेजा गया। इतने घमंडी व्यक्ति का चुनाव के इन परिणामों ने अहंकार तोड़ दिया। किस हद तक टूटेगा, क्योंकि देखिए चतुर्वेदी जी, इस व्यक्ति के जीवन का पहला और अंतिम लक्ष्य सत्ता, अहंकारी सत्ता। और ये जब से गुजरात में चीफ मिनिस्टर था तब से आज तक इसको मिलजुल कर सरकार चलाने का ना अभ्यास है, ना मनोविज्ञान है, ना आदत है। ये इसके 12 साल गुजरात में और 10 साल 22 साल में ये पहला अवसर आया, जबकि अपने एक विकृत अहंकारी भावना को छोड़कर इसको मिलजुल कर सरकार चलाना पड़ेगा। अब इसकी पर्सनालिटी कैसे बदलेगी? 73-74 साल की उम्र में देखिए भविष्य में क्या होता है देखा जाएगा। एक तो ये बात हुई कि अहंकार टूटा। दूसरी बात ये है कि देश एक बहुत बड़े खतरे से बच गया, बहुत बड़ा खतरा जो इस मुल्क को विखंडन तक ले जा सकता था। गंभीर अराजकता और हिंसा तक ले जा सकता था। वो था आरएसएस के हिंदुत्व का आइडिया। और आप जानते हैं 1925 में आरएसएस के जन्म को 100 साल हो जाएगा। 2025 और आरएसएस के मोदी जी को 2 ही 3-4 लक्ष्य दिए गए थे। एक 370 को डाइल्यूट करना, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हिंदू राष्ट्र को बना देना। 400 पार किस लिए चाहिए? 400 पार वो आरएसएस की जितनी भी जो बचे हुए लक्ष्य हैं उनको पूरा करना था। उनको पूरा करना, सारी संसदीय प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को धता बताते हुए सारी संस्थाओं को विनष्ट करते हुए उन लक्ष्यों को प्राप्त करना, यही लक्ष्य था। अब आप अयोध्या के चुनाव परिणाम को देखिए। 22 जनवरी को ऐसा लगा, हमको भी लगा कि जिस तरह से फिल्म तारिकाओं, फिल्म अभिनेताओं, अंबानी, उनका परिवार, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, तरह तरह के लोगों की प्रदर्शनी करके शंकराचार्यों को उपेक्षा करके प्राण प्रतिष्ठा परम पूज्य पुरोहित मोदी जी ने किया। उसके बाद लगा कि अब तो ये चुनाव राम की हवा में या राममय हो गया। राममय। और बहुत लोगों ने ये मान लिया कि अब हाथ से चुनाव गया। लेकिन उसी अयोध्या में जो फैजाबाद कंस्टिट्यूंसी है, अयोध्या उसका एक एमएलए की कंस्टिट्यूंसी है, वहां एक बड़े साधारण से व्यक्ति ने बाबू लल्लू सिंह को हरा दिया, जिन्होंने घोषणा किया था कि अगर हम 400 पार हो गए तो हम संविधान को बदल देंगे। आप सोचिए, ये कहानी शुरू हुई कर्नाटक से, 400 पार वाला,
और फिर राजस्थान में ज्योति मिर्धा, फिर अयोध्या आते आते बाबू लल्लू सिंह। संविधान को हम बदल देंगे। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि अब सांप्रदायिकता पर इस चुनाव के परिणामों ने या सांप्रदायिक एजेंडा पर गंभीर प्रहार कर दिया। माने चुनाव का सेकेंड फेज आते आते जब इनको लगा कि राम का सिक्का खोटा पड़ रहा है, राम मंदिर का, तो ये जघन्य किस्म के सांप्रदायिक शब्दों का इस्तेमाल करने पर उतर आए। आप जानते होंगे मछली, मटन, और वो एम से इनको ज्यादा एलर्जी हो गई थी। मटन या मंगलसूत्र, और गुजरा। हाँ, गुजरा। जब डिम्पल यादव और प्रियंका की रैली हुई वाराणसी में, उसी के बाद उसने पूरे नारी वर्ग का सम्मान करते हुए मुजरा शब्द का प्रयोग किया। आपको याद होगा कि बाड़मेर में इसने कह दिया घुसपैठी है और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले। ये इन्होंने बाड़मेर में कहा, राजस्थान में, और ये बाड़मेर भी हार गया। फिर गुजरात के बनासकांठा में जो डेयरी का बहुत बड़ा सेक्टर है, दूध उत्पादन का, भैंस पाली जाती है, वहां कहा कि कांग्रेस वाले आपकी एक भैंस ले जाएंगे। ये बनासकांठा भी हार गया। एक जेनी बेन है महिला, उन्होंने हरा दिया। क्योंकि गुजरात जो इसका किला है साम्राज्य का, राज्य का, उसमें भी छेद हो गया। भले एक ही सीट चाहिए, तो छेद तो छोटा सा हुआ है, बाद में वहां का भी गुब्बारा फटेगा आने वाले दिनों में। एक इस चुनाव की बहुत बड़ी उपलब्धि ये हुई कि सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता की भारत की जागरूक जनता ने इस अवधारणा को प्रिजर्व किया या सुरक्षित कर दिया। ठीक है। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा वो है संविधान और संवैधानिक मूल्य। देखिए, संविधान एक केवल शब्द नहीं है चतुर्वेदी। अगर आप इसके प्रियम्बुल को पढ़ें, तो जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे अम्बेडकर, 3 शब्दों का बड़ा महत्व है: इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। इन अवधारणाओं की रक्षा हो गई। दूसरी बात कि संविधान ही प्रजा की जगह नागरिक उत्पन्न करता है। दोनों में आप अंतर जानते होंगे। प्रजा राजा महाराजाओं की गुलाम होती है, नागरिक के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और उसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन। और इस बात को कुछ पढ़े लिखे सबाल्टर्न समुदाय के नौजवान, दलित वर्ग जिनको कहते हैं, बैकवर्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनमें नीचे तक पहुंचे और
हदस के बारे में मोदी और शाह को ही कहना पड़ा, खास तौर से परमात्मा जी को, कि अगर अम्बेडकर भी आ जाए तो हम रिजर्वेशन को न वापस कर सकते, न संविधान को बदल सकते। तो ये बहुत बड़ा असर पड़ा। दूसरा असर ये पड़ेगा कि आम आदमी के जो मसाइल हैं, जैसे बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, ये मुद्दे सतह पर आ गए। इस चुनाव का ये परिणाम है। एक और परिणाम होगा कि खुल्लम खुल्ला क्रोनी कैपिटलिज्म या सत्ता संयोजित या समर्थित पूंजीवाद अब चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक ये असर होगा। जब हम परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे थे तो सबसे घृणित भूमिका अदा किया मीडिया ने। मैंने आपको पिछले विमर्श में भी कहा था कि मीडिया के लोगों ने अपने आप ही ये शोर मचाना शुरू किया कि हम प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ। ये कहीं संविधान में लिखा नहीं। एक भारतीय संविधान के अध्याय 3 मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है उसकी है 19(1)(a), जिसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसी का फायदा मीडिया वाले ले रहे थे, लेकिन इन्होंने पिछले 10 साल में लोकतंत्र की हत्या में मोदी से कम भागीदारी और अमित शाह से कम भागीदारी नहीं की। इस चुनाव के परिणामों ने मीडिया की भूमिका का भी मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन किया। और अगर मीडिया वाले या जो पालतू मीडिया के लोग हैं, जिनको रवीश कुमार गोदी मीडिया की संज्ञा दी है, अगर ये लोग सुधरे नहीं तो विनष्ट हो जाए। इनके प्रति आम जनता का जो थोड़ी बहुत सम्मान रह गया वो खत्म हो जाएगा। और इसका अगर प्रिंट मीडिया के उत्पादन, वितरण, इन सारी चीजों पर गंभीर रूप से बहुत से मीडिया हाउस तबाह हो जाए। आपने पढ़ा होगा कि जिस दिन शेयर गिरा और 4 को 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, उस दिन एनडीटीवी का शेयर 12% गिर गया। ये लोग जो पाप किए हैं 10 साल तक, जो हत्या का प्रयास किए हैं लोकतंत्र का, ये लोग तबाह हो जाए। ये असर होगा। बेरोजगारी एक मुद्दा बनकर उभरा है। इसीलिए नौजवान, अगर आप फूलपुर और इलाहाबाद की मीटिंग देखें तो एकदम खतरा मोल लेकर दौड़ रहा था सभा स्थल की तरफ और मंच की तरफ। ये नौजवान को मोदी जी ने जगा दिया और अपने विरुद्ध खड़ा कर दिया। खासतौर पर बनारस के आसपास अगर आप जाए तो पूरे पूर्वांचल, पूरा पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ के लोग अग्निवीर के वही अग्निपथ जो अग्निवीर, राजस्थान, हरियाणा है। और इस चुनाव के अगर इन सारी चीजों को आप मिलाकर देखें तो एक कॉन्सेप्ट, द आइडिया ऑफ इंडिया, जिस भारत की को संकल्पित अम्बेडकर, गांधी, नेहरू ने किया था, जिसका क्रियान्वयन संविधान के माध्यम से होना था, तो पिछले 10 साल में मोदी ने उस आइडिया ऑफ इंडिया को विनष्ट करके एक चुनी हुई तानाशाही का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
तो इस चुनाव का एक सबसे बड़ा असर होगा कि जो भारत का विचार है वह पुनर्स्थापित हो गया। अभी हम आपसे ये नहीं कह सकते, मैं जोशी नहीं हूँ, इनको सरकार चलाना कितना मुश्किल होगा, और ये नायडू और नीतीश जी कब मुट्ठी में बालू की तरह सड़क के गिर जाएंगे, किधर चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश को अभी थोड़े ही दिन बाद बिहार में लड़ना है चुनाव जी। नायडू ने घोषणा पत्र में कहा है कि हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। तो ये परमात्मा जी की जो हिंदू मुसलमान का बिरहा या कव्वाली है, यह भी अब रुकेगी। हाँ, ये आप समझिए। तो इस चुनाव को आप केवल सांख्यिकी मत समझिए जी। यह केवल मैथमेटिक्स नहीं है कि इनको इतनी सीट मिल गई, इनको 234 मिल गई, इनको 200, इसकी विवेचना का बहुत है। और अगर आप इसकी गंभीर विवेचना करेंगे तो ये हमारे देश के संविधान, भारत के विचार, धर्मनिरपेक्षता, नौजवान, गरीब, मजदूर, किसानों की रक्षा, इस सब संदर्भ में यह एक ऐतिहासिक परिणाम देने वाला चुनाव संपन्न हुआ। तो चलते चलते आखिरी एक ही जिज्ञासा है कि ये जो कुछ भी अभी, हालांकि इसके संकेत आपने बहुत कायदे से हम लोगों को समझाए, क्या कोई संभावना ऐसी बनती दिख रही है कि इंडिया गठबंधन भी सत्ता में आ सकता है? देखिए, इस चुनाव ने अभी तक राजनीतिक संदर्भ में 2 संदेश दिया जी। कि हम मोदी को अमान्य करते हैं। जी। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि इनका घोषणा पत्र, इनके भाषण हर जगह मोदी 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 की गारंटी, हाँ। मोदी के संकल्प, 2047 तक का मोदी का विजन, अगले 100 दिन का प्रोग्राम, ये पूरा चुनाव मोदी ने अपने नाम पर लड़ा। हाँ। और मोदी को जनता ने केवल 240 सीट दिया। इसका मतलब कि वी रिजेक्ट यू एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन ये सत्ता बिना रह नहीं सकते, पागल हो जाएंगे ये, तो ये जोड़ तोड़ करके बनाएंगे। इस चुनाव ने विपक्ष को एक संकेत दिया है कि अगर आप सरकार न भी बना सके तो आपने जो मुद्दे खड़े किए हैं उनके लिए संघर्षरत रहिए। एक सीधा संदेश है। जी। और अगर आपके पास उतनी संख्या आ जाए तो आप सरकार बना लीजिए और अपनी घोषणाओं को पूरा कीजिए, अपनी जो आपका घोषणा पत्र है। वरना आप एक ईमानदार विपक्ष की भूमिका में, देखिए एक बात तय समझिए कि हिटलर अंत में जब रूसी सेना चढ़ गई बर्लिन पर तो उसने अपनी प्रेमिका को गोली मार दिया और अपने जहर खा लिया। तो देखिए, तानाशाहों का अंत तो होता है और बड़ा दुखद होता है और बड़ा बीभत्स रूप में होता है, बशर्ते कि विपक्ष अपना काम ईमानदारी के साथ सत्ता लोलुपता को छोड़कर करता रहे। ठीक सर, संदेश है। ठीक सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके संकेतों को, इस संदेशों को बहुत बखूबी हमारे दर्शकों को, हम सभी को बताया है, समझाया है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें आम जनता को दिखाई देंगी, स्पष्टतया दिखाई देंगी।
और जो अंत में चलते चलते जो आपने बताया कि ये जो जनादेश है वो स्पष्ट है कि उन्होंने भारत की जनता ने मोदी जी को अमान्य घोषित किया है और इंडिया गठबंधन को उसके द्वारा चुनाव के दौरान उठाए गए मुद्दों पर अडिग रहने और अगर वो विपक्ष में बैठते हैं तो उन संघर्षों को, उन मुद्दों को लेकर के संघर्ष जारी रखने का एक जनादेश दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। हम फिर आपसे मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। आपसे एक विनती, आप हमारे साथ जुड़े रहें। पल पल की घटनाक्रम की हर चीज आप तक हम पहुंचा देंगे। आज आपसे वही अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो @अजय चतुर्वेदी 842 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। नमस्ते।